जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आने वाली 22 अक्टूबर को अमर बलिदानी अशफाक उल्लाह का 126वां जन्मदिन है। 22 अक्टूबर 1900 को शाहजहांपुर में उनका जन्म हुआ था। लिहाजा इस 22 अक्टूबर को उनके जन्म के 125 वर्ष पूरे हो चुके होंगे। हम उनका 126वां जन्मदिन मना रहे होंगे। अशफाक उल्लाह बड़े लंबे चौड़े बेहद खूबसूरत नौजवान थे। जात पात, ऊंच नीच, मजहब, पंथ, इन सभी दकियानूसी बातों से, इन संकीर्णताओं से वो पूरी तरह मुक्त थे, आजाद थे। 19 दिसंबर 1927 को उनकी फांसी हुई थी फैजाबाद जेल में। और फांसी से कुछ समय पहले उन्होंने अपने देशवासियों के नाम अपना अंतिम संदेश लिखा था। उस आर्टिकल का टाइटल है बिरादराने वतन के नाम, कब्र के किनारे से पैगाम। जब हम उस आर्टिकल को पढ़ते हैं तो उसके एक एक शब्द में उनका दर्द इस देश के लिए, इस देश की तकलीफ के लिए, गुलामी के लिए, उनके शब्दों में स्पष्ट हो जाता है। उस आर्टिकल पर बात करेंगे विस्तार से, पर आज नहीं। वो करेंगे उनके बलिदान दिवस के समय। आज बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कौन था वो गद्दार जिन्होंने उनको गिरफ्तार करवाया। कौन था वो वकील जो इस महान क्रांतिकारी के परिवार को आर्थिक दृष्टि से चूस लेना चाहता था। और कौन था वो मैजिस्ट्रेट जिसकी परिवार के साथ वर्षों पुरानी मित्रता थी, संबंध थे, लेकिन उसने कोई कसर नहीं छोड़ी थी अशफाक उल्लाह को फांसी के फंदे तक पहुंचाने में। दोस्तों, जब गिरफ्तार हुए थे अशफाक उल्लाह, 8 सितंबर 1926 को उनकी गिरफ्तारी हुई थी। सीआईडी के एक डीएसपी हुआ करते थे तसद्दुक हुसैन। वो उनसे मिलने गए, जांच वही कर रहे थे। उनसे मिलने गए और मजहब का हवाला देते हुए अशफाक से कहा कि राम प्रसाद बिस्मिल और उनके बाकी सभी साथी हिंदू हैं। वो इस देश में हिंदू सल्तनत कायम करना चाहते हैं। तुम पढ़े लिखे खानदानी मुसलमान हो, इन काफिरों के झांसे में कैसे आ गए? ये शब्द जब अशफाक ने सुने, उनकी आंखों में खून उतर आया था। उन्होंने तसद्दुक हुसैन को डांटते हुए, झाड़ते हुए कहा कि जहां तक बात है राम प्रसाद और मेरे बाकी साथियों की, तो जैसा इल्जाम तुम लगा रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जानता हूं इस बात को। और अगर तुम्हारी बात सही भी होती तो मैं अंग्रेजी राज के ऊपर हिंदू राज को बहुत पसंद करूंगा। और दूसरी बात, तुमने इनको काफिर कहा है। इस बात के लिए मैं तुम्हें एक शर्त पर ही माफ कर सकता हूं कि तुम अपनी मनहूस सूरत लेकर यहां से तुरंत चले जाओ। ऐसे थे अशफाक उल्लाह। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि 9 अगस्त 1925 को लखनऊ से पहले काकोरी स्टेशन के पास 10 क्रांतिकारियों ने रेलगाड़ी रोककर मनी एक्शन किया था। उस मनी एक्शन में कुल 4,553 रुपया 3 आना और 6 पाई मिला था। तो रकम कोई बहुत बड़ी नहीं थी। और साथ ही दुर्भाग्यवश अनजाने में एक रेलगाड़ी का यात्री, अमजद अली नाम था, वो मारा गया था। देखिए, हुआ ये कि रेलगाड़ी को रोका और अब क्रांतिकारी कुछ रेलगाड़ी के एक तरफ और कुछ दूसरी तरफ खड़े हो गए। रेलगाड़ी में यात्रियों को कहा गया था कि किसी यात्री को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, आप प्लीज अपनी सीट पर बैठे रहें, बाहर कोई ना निकले। और एक डर पैदा करने के लिए कि कोई उतरने की कोशिश ना करे, क्योंकि उसमें कई सारे अंग्रेज सैनिक भी थे रेलगाड़ी में, तो वो बीच बीच में गोली चला रहे थे रेलगाड़ी के इधर भी और उधर भी, ताकि लोग बाहर ना आए। दुर्भाग्यवश अमजद अली नाम का एक व्यक्ति उसी समय रेलगाड़ी से उतरने लगा और उसी समय किसी के हाथ से गोली चली थी, तो वो एक दुर्घटना हुई थी, एक व्यक्ति मारा गया था।
और उसका जब मुकदमा चला तो 4 क्रांतिकारियों को फांसी हुई थी। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह। 9 अगस्त 1925 को ये घटना हुई। उसके बाद 25-26 सितंबर 1925 को रात के समय अलग अलग ठिकानों पर पुलिस की रेड हुई। बहुत सारे क्रांतिकारी पकड़े गए, जिनमें राम प्रसाद बिस्मिल भी थे। उसी रात शाहजहांपुर में अशफाक उल्लाह के घर भी रेड हुई थी और रात का समय था लगभग 4 बजे। अशफाक उल्लाह के बड़े भाई रियासतुल्लाह जब दरवाजे पर पुलिस ने दस्तक दी, दरवाजा खटखटाया, उन्होंने उठ के दरवाजा खोला। पुलिस खड़ी थी। फसाहत हुसैन नाम का सब इंस्पेक्टर अपनी पार्टी के साथ आया था कि मुझे घर में सर्च करना है। कि किस बात का सर्च करना है? कि हम अशफाक उल्लाह को गिरफ्तार करने आए। बड़ी सूझबूझ से काम लिया रियासतुल्लाह ने, बड़े भाई ने। उन्होंने कहा कि अशफाक तो घर पर नहीं है, अशफाक तो अब तक लगभग 100 मील दूर जा चुका होगा। अब फसाहत हुसैन बड़ा हैरान, निराश कि कहाँ चला गया। तो कहते हैं कि देखिए बात यह है, रात को लगभग 12 बजे पुलिस का ही एक सब इंस्पेक्टर आया था और उसने कहा कि देखो तुमको गिरफ्तार पुलिस करने जा रही है, किसी भी वक्त तुम्हारी गिरफ्तारी हो सकती है, तुम यहाँ से निकल जाओ। तो उसके बाद घर पर 400 रुपये मेरे रखे थे, अशफाक ने वो रुपये ली और वो चला गया। अब बड़ा गुस्सा आया फसाहत हुसैन को। उसने कहा कौन था वो सब इंस्पेक्टर, मुझे नाम बताओ। रियासतुल्लाह बताते हैं कि मैंने उससे कहा कि देखो तुम अब जो चाहे सजा मुझे दे सकते हो, पर मैं उसका नाम तो नहीं बता सकता। उसने हमारी मदद की है, मैं नाम उसका कैसे बता सकता हूं। तो बताते हैं कि इसके बाद पुलिस तो चली गई, अशफाक वहीं थे। अशफाक को उन्होंने किसी तरह बाद में फिर निकाला और बल्कि एक और बड़ा उन्होंने अक्लमंदी का काम ये किया कि उन्होंने इसके बाद 7-8 लेटर्स लिखे अपने अलग अलग रिश्तेदारों के नाम अलग अलग शहरों में। और उन लेटर्स में लिखा, किसने? रियासतुल्लाह ने लिखा कि मेरा छोटा भाई अशफाक वो कहीं घर से चला गया है और पुलिस उसको किसी मुकदमे में तलाश कर रही है। अगर आपके पास आया हो, आपको उसकी कोई जानकारी हो तो मुझे इसकी इंफॉर्मेशन दें, मैं उसको पेश कर दूंगा पुलिस के सामने। ऐसा ना हुआ तो परिवार पर बड़ी मुसीबत आएगी। वो जानते थे कि उनके खतों को सीआईडी वाले बीच में इंटरसेप्ट जरूर करेंगे और ऐसा ही हुआ। अब सीआईडी वालों ने वो पत्र पढ़े तो अब उनको यकीन आ गया कि अशफाक वाकई जा चुका है। तो अब उनकी निगाहें उनके घर से हट गईं और अब आसान हो गया अशफाक को वहां से सेफ निकाल लेना। अशफाक निकल गए, वो उस समय गिरफ्तार नहीं हुए। वैसे यहां मैं ये भी बताता चलूं कि अशफाक का बड़ा परिवार था, बड़ा खानदान था और हर कोई तो देशभक्त नहीं हुआ करता ना। तो खानदान के कुछ लोग ऐसे थे, रियासतुल्लाह लिखते हैं ऐसा कि खानदान के कुछ लोग ऐसे थे कि उन्हीं में से एक तो पुलिस में ही थे। उनको लगा कि अगर अशफाक को गिरफ्तार करवा दिया जाए तो प्रमोशन हो जाएगी। तो उसने पुलिस को इतला दी थी कि अशफाक घर पर है। रेड हुई लेकिन अशफाक गिरफ्तार नहीं हुए, वो निकल गए। वो वहाँ से नेपाल भी गए हैं, लखनऊ भी, नेपाल गए और फिर वहाँ से लौट के वो लखनऊ भी आए हैं। और वो गणेश शंकर विद्यार्थी के पास भी गए हैं कानपुर। गणेश शंकर विद्यार्थी ने उनको पैसे भी दिए, उनको बनारस भेजा। बनारस में गणेश शंकर विद्यार्थी के जो भरोसे के लोग थे उनके पास, और फिर उनकी मदद से अशफाक उल्लाह बिहार गए। वहाँ कई महीने उन्होंने नौकरी भी की। वहाँ वो हिंदू नाम से ही रह रहे थे और वो इन चीज़ों से, जैसे मैंने पहले भी कहा, वो इन बातों से बहुत ऊपर थे। राम प्रसाद बिस्मिल और उनकी दोस्ती की तो मिसालें दी जाती हैं। शाहजहांपुर में आर्य समाज मंदिर में जहाँ राम प्रसाद बिस्मिल रहा करते थे, वहाँ राम प्रसाद बिस्मिल यज्ञ करते थे और उसी मंदिर में अशफाक उल्लाह नमाज पढ़ते थे। आज देश के हर घर में राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह की ज़रूरत है दोस्तों। हर हिंदू के घर
राम प्रसाद बिस्मिल पैदा हो, हर मुसलमान के घर अशफाक पैदा हो, सारे झगड़े मिट सकते हैं। मैं शाहजहांपुर गया हूँ कई बार, अशफाकुल्लाह के घर भी, उनकी मज़ार पर जाकर सजदा करने का सौभाग्य भी मिला। उस आर्य समाज मंदिर में भी गया जहाँ राम प्रसाद बिस्मिल रहते थे। खैर, फिर हुआ ये कि कुछ समय के बाद अशफाकुल्लाह दिल्ली चले जाते हैं। बाकी क्रांतिकारी पकड़े जा चुके थे, लखनऊ में उन पर मुकदमा शुरू हो रखा था। सेशन जज होते थे हैमिल्टन, उनकी अदालत में उन पर मुकदमा चल रहा था। अशफाकुल्लाह दिल्ली पहुंच गए थे। दिल्ली में इनका दोस्त था बचपन का सैयद हबीब अहमद। ये हबीब अहमद भी शाहजहांपुर का ही रहने वाला था और इसका घर भी अशफाकुल्लाह के घर के पास ही था और दोनों एक ही स्कूल में पढ़े थे। बड़ी अच्छी दोस्ती थी। तो दिल्ली पहुंचकर अशफाकुल्लाह ने हबीब अहमद से कांटेक्ट किया। हबीब अहमद सदर बाजार में किसी चौबारे में रहा करता था। इसके पिता उस समय की अंग्रेज सरकार में बड़े सीनियर पोजीशन पे थे, ऐसा रियासतुल्लाह लिखते हैं अशफाकुल्लाह के बड़े भाई। तो इससे संपर्क किया। अब इस बात का पता जब हबीब अहमद के पिता को चला कि दिल्ली में अशफाकुल्लाह है, अब पुलिस तो उनकी तलाश कर ही रही थी, जगह जगह पर हर शहर में तलाश कर रही थी। तो जब इस बात की जानकारी हुई हबीब अहमद के पिता को, उसे लालच आ गया। ये हबीब अहमद भी किसी मुकदमे में 1 साल की सजा काट चुका था। इसका पुलिस रिकॉर्ड खराब हो रखा था। इसके पिता ने सोचा अगर मेरा बेटा अशफाकुल्लाह को गिरफ्तार करा दे तो उसका रिकॉर्ड साफ हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा और इस तरह से मेरे बेटे का जीवन बन सकता है। उसने अपने बेटे से कहा कि देखो, तुम अशफाक को गिरफ्तार करवा दो, तुम्हें 2000 रुपये सरकारी इनाम मिलेगा। शायद ये इनाम की घोषणा हो रखी होगी अशफाकुल्लाह के ऊपर कि तुम्हें 2000 रुपये इनाम मिलेगा और अच्छी सरकारी नौकरी भी मिलेगी, तुम ऐसा करो। हबीब अहमद दोस्त था और बचपन का, लेकिन वो पिता का दबाव था, लोभ लालच था, डर था, क्या था ये तो वो जाने। उसी बचपन के दोस्त हबीब अहमद ने अशफाकुल्लाह के बारे में पुलिस को सूचना दे दी और फिर 8 सितंबर 1926 को अशफाकुल्लाह गिरफ्तार कर लिए गए। एक जगह है पुरानी दिल्ली में, बाजार चितली कबर, वहां एक मकान में रह रहे थे अशफाकुल्लाह और तकरीबन हर रोज इनका मिलना होता था हबीब अहमद से। उसके पास आते जाते थे, उसके पास कई बार खाना भी खाते थे। तो यहाँ जहाँ रह रहे थे अशफाकुल्लाह, चितली कबर के एरिया में, वहाँ से पुलिस ने इनको रात के समय, तकरीबन 9:30 बजे का समय है जैसा मुकदमे में लिखा गया, इनको गिरफ्तार कर लिया। और गिरफ्तार करने वाला जो पुलिस अफसर था उसका नाम था इकरामुल हक। तो इकरामुल हक ने अशफाकुल्लाह को गिरफ्तार कर लिया। इन्होंने अपना नाम बताया, आबिद रजा खान, असली नाम नहीं बताया था। अगले दिन इकरामुल हक ने अशफाकुल्लाह को कोर्ट में पेश किया और वहाँ मैजिस्ट्रेट हैं सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह, उनके सामने पेश किया गया। अब अदालत थी तो बहुत सारे वकील रहे होंगे। एक वकील है नूर अहमद। ये नूर अहमद अशफाक के पास जाते हैं और अशफाक से कहते हैं कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, मैं आपकी पैरवी करने के लिए तैयार हूँ अदालत में। अशफाक कहते हैं नहीं, अभी पैरवी की तो आवश्यकता नहीं, अभी आप अगर कर सके मेरी इतनी सी मदद कर दीजिए कि मेरे परिवार को मेरी गिरफ्तारी के बारे में अभी पता नहीं है, आप एक टेलीग्राम भेज दीजिए शाहजहांपुर मेरे परिवार के पास कि ठीक है आप पता दे दीजिए। अशफाकुल्लाह ने अपने बड़े भाई का एड्रेस दे दिया। तो नूर अहमद ने इतना सा काम किया कि एक टेलीग्राम कर दिया, एक तार भेज दिया शाहजहांपुर इनके परिवार के पास। जैसे ही तार मिला तो बड़े भाई रियासतुल्लाह दिल्ली के लिए रवाना हो गए। वो दिल्ली आए तो तार भेजने वाले के पास पहुंचे, यानी ये जो नूर अहमद बैरिस्टर हैं, वकील हैं, इनके पास पहुंचे और इनसे कहा कि आप मुझे मेरे भाई से मिलवा दीजिए।
तो देखिए कितना निर्लज्ज है ये व्यक्ति नूर अहमद। ये कहता है कि देखो तुम मुझे एज वकील मेरी सेवाएं लो, मुझे हायर करो, मैं पेश होऊंगा अदालत में, तुम्हारे भाई को मैं डिफेंड करूंगा और कुछ नहीं होगा, तुम्हारे भाई को मैं छुड़वा दूंगा। ये तो केस ही कुछ नहीं, मैंने तो हजारों छुड़वाए हैं। रियासतुल्लाह लिखते हैं कि मैंने उससे कहा कि पर ये मुकदमा बाकी साथियों पर तो लखनऊ में चल रहा है, इनको भी गिरफ्तार भले ही दिल्ली में हुए हैं पर लखनऊ ले जाया जाएगा, पेश तो इनको वहां करेंगे अदालत में, तो आप कैसे मदद करेंगे। अब नूर अहमद को समझ में आ गया कि इस तरह तो बेवकूफ़ इनको नहीं बनाया जा सकता। तो अब वो बेशर्म कहता है कि देखिए मैं एक पेशी पे अटेंड हो चुका हूं और उसके तुम मुझे 100 रुपया और 1 रुपया 4 आना टेलीग्राम का दे दो। 1 रुपया 4 आना टेलीग्राम का और 100 रुपया उस पेशी का जिस पर वो पेश हुए ही नहीं, वो भी उसने हड़प लिया। अब आप अनुमान लगाइए दोस्तों, एक तरफ अशफाकुल्लाह हैं जो अब सिर धड़ की बाजी लगाए हुए हैं इस देश के लिए, अपनी मातृभूमि को स्वतंत्र कराने के लिए फांसी चढ़ने जा रहे हैं। और सिर्फ वो एक फांसी नहीं चढ़ रहे थे, उनके परिवार की जो दुर्दशा हुई, दिसंबर के महीने में 1925 में उनके घर को कुर्क किया गया। रात आधी रात के बाद पुलिस गई थी कुर्की के लिए और घर को जब्त किया, कुर्क किया। साथ ही घर में जो बर्तन मिले, फूंकनी तक, वो जो चूल्हे पे आग जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, गांव में किया करते हैं, वो तक भी कुर्क की गई थी। आटा तक घर में जो मिला वो तक कुर्क किया गया था। और इतना जुल्म हुआ था कि रियासतुल्लाह के 2 बच्चे, 5 साल का बेटा, 4 साल की बेटी, दिसंबर की ठंड की सर्दी की रात सो रहे थे। उन बच्चों को भी उठाया गया। जिस चारपाई पर, वो पलंग पर वो बच्चे सो रहे थे, वो पलंग उनसे ले लिए गए। जिस बिस्तर को बिछा के सोए थे और जो रजाई उन बच्चों ने ओढ़ रखी थी, वो तक ले गए थे। ऐसे जुल्म इस परिवार पर हो रहे थे। किस बात के लिए? अपने लिए कुछ किया था क्या? वो देश की आजादी के लिए, उस नूर अहमद जैसे बेशर्म की आजादी के लिए फांसी चढ़ रहे थे और वो उन्हीं को लूट रहा था। और एक बात और, हम लड़ते हैं इन जातियों के नाम पे, इन मजहबों के नाम पे। कौन सा मजहब, किसका मजहब? पहले खानदान वाले थे जो पहले गिरफ्तार करवा रहे थे, पुलिस को सूचना दे रहे थे, और फिर वो दोस्त हबीब अहमद, वो भी उसी मजहब का था जिसने गिरफ्तार करवाया, पुलिस को बताया। और फिर ये नूर अहमद भी उसी मजहब का था जो लूट रहा था। खैर, लखनऊ ले जाया गया, वहां इन पर मुकदमा चला। वहां स्पेशल मैजिस्ट्रेट हैं सैयद ऐनुद्दीन, ये भी उसी मजहब के हैं, सैयद ऐनुद्दीन। और ये ऐनुद्दीन के साथ तो इस परिवार की बहुत पुरानी पहचान है, बड़ा मिलना जुलना है। रियासतुल्लाह बड़े विस्तार से वो घटनाएं तक बताते हैं कि किस तरह पास्ट में सैयद ऐनुद्दीन के साथ किसी पार्टी में कभी कैसी कैसी छेड़छाड़ भी इनकी हुई, कितने पुराने संबंध थे। सैयद ऐनुद्दीन ने किसी बात का लिहाज नहीं रखा और अपनी तरफ से जितना टाइट मुकदमा कर सकता था वो करके फिर सेशन कोर्ट में इनको भेजा था ट्रायल के लिए। तो जो कमिटिंग मैजिस्ट्रेट था वो सैयद ऐनुद्दीन, कोई लिहाज, कोई शर्म नहीं उसने किया था। और जब इन पर मुकदमा चला तो जो पुलिस का इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर था, वो मैंने बता ही दिया, डीएसपी तसद्दुक हुसैन, वो मजहब का वास्ता दे रहा था उसको, तो अशफाकुल्लाह ने कैसे लताड़ा था मैं आपको बता दिया। स्पेशल सेशन जज अपॉइंट हुए इनके लिए, वो थे JRW बेनेट, ये अंग्रेज हैं। और इनके यहां ट्रायल शुरू हुई तो सरकारी वकील थे मोहम्मद खैरात नबी। मोहम्मद खैरात नबी ये भी उसी मजहब के हैं। और अशफाकुल्लाह के वकील कौन हैं? वो हैं कृपाशंकर हजेला। कृपाशंकर हजेला, ने अपनी तरफ से कोशिश की, जितना कर सकते थे, डिफेंस का बेस्ट पॉसिबल एफर्ट्स किए,
जैसा लिखा है उस जजमेंट में, JRW बेनेट ने जजमेंट में भी लिखा है कि डिफेंस ने अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट्स किए बचाने के। बहरहाल 13 जुलाई 1927 को अशफाक उल्लाह को फांसी की सजा सुना दी गई और फांसी की सजा सेशन जज से हुई। उसके बाद चीफ कोर्ट ऑफ अवध में उस सेशन जज के फैसले को चुनौती दी गई और वहाँ थे जो चीफ जज थे वो थे लुई स्टुअर्ट और दूसरे जज थे जस्टिस मोहम्मद रजा खान बहादुर। वहाँ चुनौती दी गई। 22 अगस्त 1927 को उस अदालत का भी फैसला आ गया चीफ कोर्ट का और फांसी की सजा बहाल हुई। बल्कि कई और साथियों की तो सजाएं बढ़ी भी थी जिनको कम वर्ष की कैद की सजा मिली थी। मेन ये देखिए अशफाक उल्लाह और शचींद्रनाथ बख्शी, इन दो पर सप्लीमेंट्री केस चला था। ये दो बाद में गिरफ्तार हुए थे। बाकी अपने राम प्रसाद बिस्मिल और बाकी साथी पहले गिरफ्तार हो गए थे तो उन पर मुकदमा मेन काकोरी केस उन पर चला था जो सेशन जज हैमिल्टन की अदालत में चला था। उसके बाद वहाँ से 3 को फांसी की सज़ा सुनाई गई और इन 2 में से अशफाक उल्लाह को सेशन कोर्ट ने फांसी की सज़ा सुनाई। तो फिर जब चीफ कोर्ट में उसको चुनौती दी गई तो वहाँ सभी लोगों का केस गया और जैसे मैंने कहा कि वहाँ चीफ जज थे लुई स्टुअर्ट और मोहम्मद रज़ा खान। तो इन्होंने भी अशफाक उल्लाह की फांसी की सज़ा बहाल रखी, बाकी तीनों की भी। इसके बाद प्रीवी काउंसिल में भी अपील हुई, वो भी कहीं काम न आई। पंडित मदन मोहन मालवीय ने सेंट्रल असेंबली के सदस्यों को इकट्ठा किया। कुल 78 मेंबर्स ने सिग्नेचर करके वाइसराय के पास अपील भेजी सजा की माफ़ी के खिलाफ। खैर वो कोशिशें हो रही थी। अब यहाँ मज़ेदार बात क्या आती है आखिर में, कृपा शंकर हजेला ने तसद्दुक हुसैन के कहने पर, देखिए तसद्दुक हुसैन ने अब बात की कृपा शंकर हजेला से और कहा कि आप अशफाक से बात करें, मेरी बात तो नहीं सुनेगा, आप उससे बात करें कि वो माफ़ी मांग ले, अब भी माफ़ी मांग लें, उसकी फांसी टल सकती है। और कृपा शंकर हजेला ने इस बात तो अच्छी नहीं थी लेकिन उन्होंने जाके अशफाक को समझाने की कोशिश की कि देखो अब इस समय तुम अगर ऐसा बयान दे भी देते हो, बाकी को जिनको सज़ा होनी थी सज़ा हो चुकी और जान बच जाएगी तुम्हारी। अशफाक उल्लाह ने कृपा शंकर हजेला से जो कहा सुनने लायक है दोस्तों। अशफाक ने कहा, हजेला साहब, इस मुकदमे में मैं अकेला मुसलमान हूं। मुझे कई लोगों ने कहा था कि किसी बड़े मुसलमान वकील को खड़ा करो, पर मुझे तो आप पर विश्वास था और आज भी है, पर आपने मुझसे इतनी बुज़दिली की बात की क्यों की? मैं अपने देश की आज़ादी के लिए फांसी चढ़ रहा हूं, इसके लिए किस बात का पश्चाताप और किस बात की माफ़ी? आपने ऐसा कह के मुझे बहुत दुख पहुंचाया है हजेला साहब। कृपाशंकर हजेला लिखते हैं कि मुझे इतनी शर्मिंदगी हुई अपनी इस बात पे कि अशफाक उल्लाह जैसे सच्चे क्रांतिकारी, वीर बहादुर क्रांतिकारी माँ भारती के ऐसे लाल के बारे में मैंने सोच भी कैसे लिया कि ऐसी कमज़ोरी की बात मैं कहूँगा और वो मान लेंगे। उन्होंने नहीं मानी और हंसते हंसते 19 दिसंबर 1927 को फैज़ाबाद जेल में फांसी चढ़े अशफाक उल्लाह माँ भारती के वो वीर सपूत। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दिसंबर में उनका बलिदान दिवस आएगा, विस्तार से उस मुकदमे की चर्चा करेंगे और विस्तार से बात करेंगे जो मैंने शुरू में कहा था। आज उनका अंतिम संदेश वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मुकदमे से 1000 गुना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपना अंतिम संदेश अपने देशवासियों के नाम, बिरादराने वतन के नाम, कब्र के किनारे से पैगाम। कब्र के किनारे से क्या पैगाम हमें और आपको देकर गए हैं, वो पढ़ने लायक है, वो समझने लायक है,
वो अपने भीतर आत्मसात करने लायक है। माँ भारती के उस लाल को हजारों हजारों बार नमन, हजारों हजारों बार नमन। जय हिंद, जय भारत।